बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारा आज का जो लेसन है ये चीज हमारा फोकस्ड है डीसी सर्किट्स के ऊपर। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ग्राफ्स जो होते हैं उन पे और उनसे मुतालिक जो क्वेश्चंस है उस पर हम अपना फोकस लेते हुए चलें। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको मैं रिकॉल करवाता चलूँ कि ये कॉमनली हमसे पूछी जाती हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोगों को ये लिखनी आनी चाहिए। और इसके साथ मुंसलिक कुछ इक्वेशंस। कॉन्सेप्ट तो खैर अब आप लोगों के पास हैं ऑलरेडी, तो उसमें तो इतना मसला होता नहीं। करंट से मुराद अगर आप बात करें, सबसे पहली डेफिनेशन कॉमनली जो पूछी जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कह लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन के एतबार से ही उसका फॉर्मूला बना हुआ है बेटा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसको आप आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी भी लिखते हो, जो कि बाद में रीअरेंज होने के बाद क्यू इक्वल्स टू आई टी करके लिख दिया जाता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर हम चार्ज निकालने के लिए ही यूज करते हैं, और उसका जो रीजन है वो बेसिकली ये है कि करंट टाइम मीटर से मेजर हो जाता है ना। असल चीज तो चार्ज है जो मेजर नहीं कर पा रहे होते, उसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसीलिए हम क्यू इक्वल आई टी का फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात जहन में रहे कि बेटा जब आप क्वांटिटीज को रखो तो उनके यूनिट्स आपके करेक्ट होने चाहिए। जैसे कि आप अगर बात करते हैं करंट की तो होना चाहिए एम्पेयर्स में, टाइम की बात करें तो सेकेंड्स में, और चार्ज की बात करें तो कूलम्स। अक्सर टाइम के ऊपर ही गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम जो टाइम एग्जामिनर देता है हम बस वही वैल्यू रख देते हैं, भूल जाते हैं कि टाइम को सेकेंड्स में होना। उसके बाद आता है हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ की अगर आप बात करें तो आप डेफिनेशन वाइज लिखते हैं इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां तक एक फ्रेज होता है इसका पूरा। अगला फ्रेज होता है टू मूव इलेक्ट्रॉन्स राउंड द कंप्लीट सर्किट। ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके आंसर में ये चीज देखना चाहता है, ईएमएफ की डेफिनेशन। कभी कभार हमसे गलती ये हो जाती है, हम सिर्फ यहां तक लिख बैठते, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन आपके आंसर में मेरे बच्चों इस बात का इंप्रेशन दिखना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं उस वर्क की जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे सर्किट में चलाने के लिए किया गया। सिर्फ एक दफा नहीं, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जितना वर्क हुआ है उस चीज को आप ईएमएफ का नाम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कंप्लीट सर्किट। फॉर्मूले के मुताबिक जो डेफिनेशन थी वही हमने इक्वेशन बना के लिख दी, वर्क डन अपॉन चार्ज वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इस दौरान जो एनर्जी कन्वर्जन चल रही होती है वो ये अमूमन नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। नॉन इलेक्ट्रिकल से मुराद जैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनती है बैटरीज में, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है सोलर सेल्स में, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है आपकी विंड टर्बाइंस में, हवा चलती है ना तो उससे। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये पानी में शुरू में पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई होती है, पानी हाइट पे होता है, फिर जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो टरबाइन चलाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में ओवरऑल कन्वर्ट हो रही है, विंड टर्बाइंस में काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है, सोलर पैनल्स में लाइट कन्वर्ट हो रही है, और बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक। ईएमएफ के बाद अगली टर्म पोटेंशियल डिफरेंस की आती है, एब्रिविएशन में हम इसको पीडी कहते हैं। शुरुआत तो इस डेफिनेशन की भी वैसी ही है जैसे ईएमएफ की थी, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज। हाँ, आगे की बात को थोड़ा मुख्तलिफ हम करते हैं, व्हेन पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट इन योर सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली किसी कंपोनेंट से गुजरते हुए जो एनर्जी कन्वर्जन होती है उसे कहा जाता है। किसी कंपोनेंट से मुराद रेजिस्टर्स हो जाते हैं, लैंप हो जाता है, यहाँ तक कि इवन बैटरी भी हो जाती है। बैटरी भी तो एक कंपोनेंट ही है ना सर्किट, कि किसी कंपोनेंट से गुजरते हुए कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, सही है, वो बेसिकली आपका पीडी कहलाता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज व्हेन पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट इन योर सर्किट।
इस दौरान मेनली कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लैंप में से गुजरेगी तो लाइट बन जाएगी और हीट, रेजिस्टर से गुजरेंगे तो सिर्फ हीट बनेगी, लाउड स्पीकर में से गुजरेंगे तो साउंड एनर्जी बन जाएगी, फैन में से गुजरेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी की कन्वर्जन चल रही होती है। फिर आपको अगर सर्किट में दिखाया जाए तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया ये समझाने के लिए कि बेटा आम तौर पे आप समझने के लिए कह सकते हो कि बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ कहलाया जाता है और रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है उसको आप पीडी का नाम देते हैं। बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ और रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होता है उसे आप पीडी कहते हैं। यहां तक अब मैं आपके सवाल देख लूं। हसन बेग कहते हैं सर तैयारी इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह बट सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। सिलेबस तो खैर लंबा है इसका, इसको खत्म करने का बेसिक तरीका यही कि बस आप अर्ली की प्रैक्टिस किए जाओ, वो आपके लिए इनफ हो जाता है। Will we do electromagnetism in today's class? Manahil will do electromagnetic induction in today's class. List of topics के अंदर induction included। अच्छा इस्माइल मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इस्माइल मैकेनिकल का वर्ड बहुत जनरल सा होता है, मैं मशवरा दूंगा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना काइनेटिक पोटेंशियल को लेके। अब्दुल वहाब कहते हैं सर पीडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं अब्दुल वहाब, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड नहीं होता। दोनों रेजिस्टर्स पे बराबर वोल्टेज आए ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ तभी होता है जब रेजिस्टर्स इक्वल हो ना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे दोनों वोल्टेजेस दिखाए, एक रेजिस्टर पे 4 आ रहा है तो एक पे 5। अब आप इसको टोटल करो तो ये टोटल 9 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी का ही जो ईएमएफ होता है वो आपके रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है। यही तो फर्क बन जाता है आपके ईएमएफ और पीडी के अंदर। ईएमएफ बैटरी का वोल्टेज था, टोटल वोल्टेज था, और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपके अमूमन कंपोनेंट्स जो है सर्किट में रेजिस्टर लैंप्स वगैरह उनके अक्रॉस आता हुआ वोल्टेज। अच्छा फिर रैयान सईद कंग, रैयान सईद कहते हैं कैन वी राइट डाउन वर्क डन इन पोटेंशियल डिफरेंस। रैयान यस यू कैन से दैट। आप पीडी को भी कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट, उसमें कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। सर ईएमएफ कन्वर्ट होगा है पीडी पे, हो जाता है। अच्छा ठीक है, ईएमएफ कन्वर्ट हो जाता है पीडी पे इफ दिस इज द वे यू इमेजिन इट, तो हाँ ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हो। जी बेटा फातिमा, रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए दोनों की फॉर द सेम वोल्टेज। बिल्कुल समीर, अगर दोनों रेजिस्टर्स पर सेम वोल्टेज आ रहा है तो उसका रीजन यही होगा कि दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम। ये बात अभी आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीखो। आगे बढ़ते हैं, बात आती है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस रेशियो है कह लो कि वोल्टेज और करंट। पीडी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इसे वोल्ट कहते हैं। हम यार वोल्ट तो असल में यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिकल उसका वोल्टेज का। तो शफीक, पीडी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना उसको आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। वोल्ट बेसिकली यूनिट होता है। जी बेटा रियान, ये आपका वोल्टेज था। वोल्टेज के ही दो नाम है, ईएमएफ और पीडी। अब अगर बात की जाए रेजिस्टेंस के ऊपर, तो बेटा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन
हम देते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यही इसका फॉर्मूला है, यही इसकी डेफिनेशन से रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कभी गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए कि पेपर में तुम डेफिनेशन भूल जाओ तो बच्चे फॉर्मूला लिख के आ जाते, सही, लेकिन वर्डिंग्स में ये नहीं आर इक्वल्स वी अपॉन आई लिख के आ गए, ऐसा नहीं। अगर आप वर्डिंग्स में लिखोगे तो एग्जाम में एक्सेप्ट कर, सही, लेकिन ये तब की बात है जब आप डेफिनेशन भूल गए, सही, उस वक्त मैं आपको ये मशवरा दूं। हाँ, इसका ये एडवांटेज है, बेशक इसका एडवांटेज। अब बेटे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इक्वल्स वी अपॉन आई, या इसको वी इक्वल्स आई आर कह लो, की बात है। इस रेजिस्टेंस क्यों, आप ये देखो कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, लेंथ से, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का सॉर्ट ऑफ एक प्रोपोर्शन सा है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन वही है कि टेम्परेचर बढ़ने से फिलामेंट हीट अप हो जाता है या कंपोनेंट हीट अप हो जाता है, एटम ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, लिहाजा रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आता है। दो जो अलग फैक्टर्स हैं जैसे लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, विच मीन्स के लॉन्गर वायर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू शॉर्टर वायर्स। लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर्स। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन, विच मीन्स के थिक वायर्स जो होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है उनके रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम मिलता है। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन। ना, अब एग्जामिनर हमें इससे रिलेटेड कैसा सवाल दे सकता है। एग्जामिनर ये कह सकता है कि भाई फॉर इंस्टेंस यू हैड अ वायर ए, उस वायर ए के बारे में वो आपको बताता है कि इट हैज अ लेंथ ऑफ एल, it has a cross section area of A, and it has a resistance of R. Length L, cross section area A, and resistance, ये तीन बातें बता। लेट्स अज्यूम कि उसने वैल्यू नहीं दी। अब यहां पे वायर बी जो है हमारे पास, वायर बी के बारे में वो कहता है कि बेटा लेंथ डबल है और एरिया हाफ। सही, क्या आपके पास लेंथ डबल कर दी गई है और एरिया हमारे पास हाफ कर दिया गया, और वो कहता है कि आप बताइए कि हमारी रेजिस्टेंस कितनी हो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। और ये बात कह रहा है कि भाई मटेरियल से। अच्छा, ये कहना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद ना अब आपके लिए कंपैरिजन करना मुमकिन। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे ये देखिए। हम जानते हैं लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसका मतलब ये है कि जो बी की रेजिस्टेंस होगी वो ए की रेजिस्टेंस से 2 टाइम ज्यादा होगी लेंथ की वजह से, कि लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है ना कि जो क्वांटिटी एक टाइम्स बढ़ती है तो अगले टाइम्स भी बढ़ जाए, उतनी ही इंक्रीज होती है। अगर लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। पर एरिया के साथ का अगर आप देखें, एरिया हाफ किया आपने और आपको सिखाया गया है कि एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन होने का मतलब यह है कि बेटा एरिया जितने टाइम्स कम होगा रेजिस्टेंस उतने टाइम्स बढ़ेगी। एरिया जितने टाइम्स कम होगा रेजिस्टेंस उतने टाइम्स बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो लेंथ की वजह से भी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 हुई और एरिया की वजह से भी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही, कि लेंथ भी बढ़ रही है
तो एरिया आपकी उतना लेंथ बोला, एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से बढ़ रही, एरिया डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से इंक्रीज। नाउ अब आप अगर इनको कंबाइन करें तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बन गया 4, मीन्स कि जो बी की रेजिस्टेंस है इट्स 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ आर। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम्स थी तो बी की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स 10, 40 ओम्स। See, RB is the resistance of B. हदील कहते हैं सर इफ द एरिया वाज 2A would it remain 10? बिल्कुल हदील, अगर एरिया 2A होता तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस उतनी ही रह जाती, क्योंकि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल होती, पर एरिया 2 टाइम्स अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स फिर कम हो जाती। ठीक है ना, अगर एरिया आपने 2 टाइम्स बढ़ाया होता तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाती। तो ये 2 और 2 कैंसिल होते एंड बी कई और ए की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम निकल। अब आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हसन हसन कहते हैं कि विल दिस बी मार्क करेक्ट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज ओवर करंट, हाँ ठीक है, मसला नहीं होगा। बेहतर है रेशियो कहो, लेकिन अगर बिल्कुल ही बकवास इंग्लिश के अंदर भी लिखना चाहते हो तो भाई मर्जी है, गलत नहीं करेगा बस। रेजिस्टिविटी में एग्जामिनर क्या पूछेगा? रेजिस्टिविटी समीर नहीं पूछेगा, वो आपसे अहमद पूछते हैं। सर गैस वगैरह बताइए। अहमद इंशाल्लाह पेपर के बाद बताएंगे हम आपको गैस पे। हामिद कहता है सर कैन यू राइट रेजिस्टेंस एज हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हामिद कभी जिंदगी में मत लिखना। मुझ जैसा अगर एग्जामिनर होता तो तुम्हारा 1 मार्क तो आंसर का काटता और 2 मार्क एक्स्ट्रा काटता फॉर द ऑडेसिटी टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन। अच्छा वो हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, एरिया हाफ टाइम बढ़ रही है तो हाफ टाइम ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी ना? आयशा आपको शायद नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस का एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शन है बेटा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब समझें, एक चीज बढ़ती है तो अगली चीज कम हो जाती है उसकी वजह से, एंड वाइस वर्सा। V इक्वल्स आई आर से पीडी निकाल सकते हैं आप। सभी क्वेश्चन नॉर्मल आएगा, बेसिकली वो सर्किट सॉल्व करवाता है, इस वाली चीज पे कम ही जाता है। सर लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस टू इंक्रीज, बिल्कुल बेटा, जैसे यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुई 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई 2 टाइम्स। एरिया डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस से भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एरिया से इनवर्स का रिलेशन था। इनवर्स रिलेशन आज सपोज आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, मेरे ख्याल से मैथ्स में वेरिएशन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का अंदाजा होगा। सर रेजिस्टेंस फार्मूला कैन बी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं जायदा, रेजिस्टेंस की एक ही डेफिनेशन है जो हमने लिखी है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। एंड यस द मॉक विल बी ऑनलाइन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं बच्चों आपके साथ अब जरा ग्राफ्स की। देखो बेटा, अगर ग्राफ्स की बात की जाए ना तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ग्राफ्स को एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि कैंडिडेट को बनाना आना चाहिए, और अगर बना हुआ है तो पहचान करनी आनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर्स बेसिकली ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट चेंज नहीं होती। शुरू से आखिर तक आप चाहे जो वोल्टेज दे दें उनकी रेजिस्टेंस सेम रहती है। ये आइडियल रेजिस्टर्स होते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ करता। सही है ना, ये बात जहन में रखिएगा। ये आइडियल रेजिस्टर्स होते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता कि आप कोई भी वोल्टेज दें, कोई भी करंट फ्लो करवाएं और रेजिस्टर्स जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को ना चेंज करें। ऐसे रेजिस्टर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम है ओमिक
कंडक्टर्स, यानी वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ ओबे करने का काम कर रहे हैं। इनके ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं, ओरिजिन से पास होते रहे। और अगर कभी इन ग्राफ्स पे से आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो उस सिचुएशन के अंदर आपने अपने ग्राफ से वोल्टेज और करंट को रीड करना है एंड वी इक्वल्स आई आर अप्लाई करना। तो यू से कि भाई जिस वोल्टेज पे आपसे रेजिस्टेंस मांगी जा रही है उस वोल्टेज पे ग्राफ पे से करंट की वैल्यू को रीड कीजिए एंड वी इक्वल्स आई आर अप्लाई कर दें। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट। ग्रेडियंट पे मत जाइए। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो ग्रेडियंट पे मत जाइएगा। उसकी वजह यह है कि बेटा रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो है, ना कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस वी अपॉन आई है। ग्रेडियंट निकाल के आपको रेजिस्टेंस हासिल नहीं हो। और कभी कभार तो ये भी होता है कि आपके जो ग्राफ्स होते हैं उनका वाई एक्सिस करंट और एक्स एक्सिस वोल्टेज हो, तो ऐसे में भी ग्रेडियंट आपको कभी जिंदगी में रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर दो ग्राफ्स गिवन हो और उनमें से आपको पहचानना हो कि कौन सा ग्राफ लार्जर रेजिस्टेंस का है और कौन सा स्मॉलर, तो उसका अंदाज ग्रेडियंट देख के मत दीजिएगा जवाब। उसका अंदाज ये होगा कि रैंडमली कोई भी वोल्टेज सेलेक्ट कीजिए और उस वोल्टेज पे दोनों ग्राफ्स में से करंट रीड कर लीजिए। रैंडमली कोई भी वोल्टेज सेलेक्ट कीजिए और उस वोल्टेज पे दोनों ग्राफ्स पे से करंट रीड कर लीजिए। जिस ग्राफ से करंट कम आ रहा होगा इट मींस उस वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है। और इसी तरीके से जहां से करंट ज्यादा आ रहा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कि आपने वोल्टेज सेम अप्लाई किया पर उसके बावजूद आपको कह लो कि करंट ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस कंपोनेंट की या उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम। तो यहाँ पे ग्राफ कोई सा भी आ जाए बेटा, कभी भी रेजिस्टेंस निकालनी हो तो सिंपली उस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू को रीड करें ग्राफ पे से और v इक्वल्स आई आर में रख दें, आपको आंसर मिल जाए। और कभी अगर पहचानना हो कि दो ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसकी कम, तो आसान तरीका ये है, पिक एनी रैंडम वोल्टेज और उस वोल्टेज पे दोनों ग्राफ में से करंट की वैल्यू को रीड कर लीजिए और v इक्वल्स आई आर लगा दें। या फिर जिसमें से करंट कम आ रहा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा कहें और जिसमें करंट ज्यादा आ रहा है उसमें रेजिस्टेंस कम। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई जिन ग्राफ्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है या जो कंपोनेंट्स हैं ऐसे जिनकी रेजिस्टेंस हायर होती है उनके ग्राफ्स वोल्टेज एक्सिस के करीब होते हैं और जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है उनके ग्राफ्स करंट एक्सिस के करीब होते हैं। तो लो रेजिस्टेंस में करंट एक्सिस के करीब बनता है ग्राफ और हाई रेजिस्टेंस में वोल्टेज एक्सिस के करीब बनता है ग्राफ। अब आपके यहाँ पे सवाल आप देख लेते हैं। V is directly proportional to I for ohmic conductors. Yes, Samir, voltage and current are directly proportional. राहिल नहीं बेटा, ये OHM वाला है। So at any point we can pick any value of current and voltage in fixed resistor. बिल्कुल बेटा, at any point you can pick any voltage, any current उसके corresponding में और V equals IR लगा सकते। So could you please repeat the last one? I think वो repeat हो गया होगा because we did that. सर ग्राफ में ग्रेडियंट निकालने की तो नीड नहीं ना, नहीं ग्राफ पे कभी भी ग्रेडियंट मत निकालिएगा।
ड्रॉ कैसे करेंगे? एग्जामिनर्स वैल्यू देगा? नहीं समीर, वैल्यूज नहीं देगा, ग्राफ बना हुआ आएगा, आपने बेसिकली उस ग्राफ पे से डेटा रीड करके आंसर निकाल। वोंट द ग्रेडियंट्स टेल अस? बेटा सिर्फ इस वाले ग्राफ में आपको ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस मिल सकती है, इसके अलावा कभी भी नहीं। सिर्फ आईवी ग्राफ हो, अगर आईवी ग्राफ है तब भी रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, वोल्टेज पे करंट की वैल्यू रीड करें और V इक्वल्स IR अप्लाई करें। प्रोमेसा वो एंड में समझाएंगे आप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्राफ जो हमारे पास है वो एक फिलामेंट लैंप है। देखिए फिलामेंट लैंप के बारे में हम सबको एक बात का पता है, ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। बेसिकली ये ग्लो ही इसलिए करते हैं क्योंकि इतने हीट अप होते हैं कि इनका वायर जो है ना वो खोलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट रेडिएट। द गाय हु वाज एडवर्टाइजिंग माय वर्कशॉप said it included guest paper. Tell me the name of the guy who was advertising my workshop and I'll make sure he gets the guest paper. वैसे में गेस्ट पेपर नहीं होती इसमें। देखो मैंने जो वर्कशॉप कराई इसमें मैंने वो टॉपिक्स तुम लोगों को रिवाइज करा दिए जिसका मुझे पता है कि सवाल निकलना ही निकलना होता है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इन टॉपिक से क्वेश्चन निकले। समझ लो ये पूरी पूरी वर्कशॉप एक गेस्ट पेपर है। सो ये दीज आर द टॉपिक्स दैट you should actually have in mind when you're going for your CI examination. तो बहरहाल फिलामेंट लैम्प के अंदर बेटा ये होता है कि हमारे जो ग्राफ्स होते हैं दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, द ग्राफ्स आर बेसिकली कर्व्स। और कर्व का मामला कुछ ऐसा होता है कि फॉर अ शॉर्ट वाइल द ग्राफ रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब लो वोल्टेजेस होते हैं ना तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ करंट इन योर वायर, जिससे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता नहीं है, टेम्परेचर लगभग नॉर्मली रहता है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है। हाँ जब आप हायर वोल्टेज पे जाते हो ना तो उस वक्त करंट काफी हाई हो जाता है, और उस वक्त करंट हाई होने की वजह से होता यह है कि फिलामेंट सिग्निफिकेंटली हीट अप हो जाता है, जिससे उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। जिस बात को आप शो करते हो इस तरीके से कि आप अपने ग्राफ को वोल्टेज एक्सिस की तरफ कर्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई whenever resistance increases the graph curves towards the voltage axis. See, whenever resistance increases the graph actually curves towards the voltage axis. वो voltage axis की तरफ कर्व करना शुरू करता है। rather than being a straight line आप उसको voltage axis की तरफ टर्न होता हुआ गिरता हुआ देखो। यही चीज यहाँ पे भी, अगर एग्जामिनर एक्सेस को फ्लिप कर दे तो आप भी अपने ग्राफ को पलट दीजिएगा। जहन में बस ये बात रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ फ्लिप किया करता है, कर्व किया करता है। और अगर कभी एग्जामिनर को समझाना हो कि हाउ डज अ ग्राफ शो कि रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो आप उसका जवाब लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ V ओवर I इंक्रीजेस। मैं फिर सवाल रिपीट करता हूं। मैं एग्जामिनर अगर आपसे पूछे हाउ डज अ ग्राफ शो that the resistance of the filament is increasing, तो आप ये कहिएगा कि the ratio of V over I is increasing। ग्राफ के कर्व होने की बात ना कीजिएगा, चाहे तो कर भी दे, लेकिन ये जो आंसर है ना ये सॉलिड आंसर है, इस पे गलती की गुंजाइश ही नहीं। कि आपको कैसे पता चला कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ रही है? आप बोलिए रेशियो बढ़ रहा है V अपॉन I, और यकीन माने अगर आपके पास वैल्यूज होती तो आप रेशियो निकाल के देखते, आपको रेशियो बढ़ता हुआ नजर आता है V ओवर I। तो बेटा दिस इज हाउ यू एक्चुअली लुक एट द वोल्टेज टाइम, वोल्टेज टाइम बोलना सॉरी, आईवी ग्राफ और अ फिलामेंट लैम्प। अब आपके मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं यहाँ पे।
सर आपने एक्सेस चेंज किए हैं, इससे क्या डिफरेंस आता है? रैयान, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, ऑनेस्ट बोलूं, इससे सिर्फ सवाल मुश्किल कर दिया जाता है। एक्सेस फ्लिप करने से आपको कोई फायदा नहीं होता, कोई सवाब नहीं मिलता। बस एग्जामिनर क्या करता है, वो आपके लिए जो एक कॉमन चीज होती है ना, उसको थोड़ा सा अनकॉमन करता है, कि वो एक्सेस पलटता रहता है ताकि बच्चा ना गलती करने के लिए थोड़ा सा प्रोन हो जाए। अक्सर पता है बच्चों को क्या होता है, बच्चों के जहन में होता है कि यार जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज, वो बहुत सारी बातें याद रख के बैठे कि ग्राफ विल कर्व टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सेस, उसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो। अब जैसे ही एग्जामिनर ने एक्सेस फ्लिप किया, वोल्टेज को उठा के रखा एक्स एक्सेस पे, पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल गई बच्चे की। अब वहां उसका ना, उसके सारे ताजे ठंडे हो जाते, वो लिख के बैठेगा ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, मैंने तो सोचा था। तो आईवी ग्राफ आएगा, वो इस पे ध्यान ही नहीं देगा, वो बोलेगा मैंने तो सीखा था ग्राफ वर्टिकल हो जाता है। अब वो वर्टिकल बना के बैठ जाएंगे, ये उन्होंने ये रखा और ये कर्व कर दिया उसको। ऐसे नहीं किया करें भाई, ये चीज गलत होती है। इसलिए अब आपको ये सिखा रहे हैं कि भाई एक्सेस कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, आपको ये याद होना चाहिए ग्राफ वोल्टेज की तरफ कर्व। Will he ask that find out the resistance at the lower voltage? Rahil, bilkul. He can ask you to find out the resistance at a lower voltage and at a higher voltage as well. He can give you the voltage and ask you कि भाई बताओ इस voltage पे current कितना आ रहा हो. So he can do that. So will he ask that find out the resistance? हाँ ये तो हो गया था सर। एक्सेस चेंज करने से क्या होगा इस ग्राफ में, जो भी learned. Voltage and current are directly proportional, right? Rumesa, only and only when the temperature is constant. इसके अलावा नहीं। समीर, ग्राफ स्टीपर होता जाएगा अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पर है तो फिलामेंट लैम्प, वरना बस हम इतना याद रखते हैं कि भाई कर्व योर ग्राफ टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस, नो मैटर वेयर इट इज, जस्ट कर्व योर ग्राफ टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। यस जीम, हायर वोल्टेजेस पे इंक्रीज ऑफ करंट लेस होगा, लेकिन कभी बताना हो ना बेटा कि हायर वोल्टेज पे रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा दिख रही है आपको, तो आप ये बात क्या दें, the ratio of V upon I is greater at higher voltages. इस अंदाज से समझाओगे ना बेटा, तो कभी जवाब गलत नहीं होगा आपका रेजिस्टेंस का। कि जब भी कभी रेजिस्टेंस के बारे में बताना हो, हमेशा रेशियो ऑफ वी अपॉन आई से बात कर। रेशियो ऑफ वी अपॉन आई कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। इस तरह से जवाब दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स का मामला अलग है बेटा, जब ट्रांसफॉर्मर्स पे आएंगे तो सीखेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों थर्मिस्टर की बात आती है। थर्मिस्टर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस के साथ मामला उल्टा चलता है। इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इनवर्स होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। और इसीलिए इनका जो ग्राफ है वो वोल्टेज नहीं बल्कि करंट एक्सेस की तरफ कर, सही। तो कभी भी अगर आप देखो, अगर आपका ग्राफ वोल्टेज की तरफ कर्व कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और अगर आपका ग्राफ करंट एक्सेस की तरफ कर्व कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। सही, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा। इफ योर ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सेस, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, बट इफ योर ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सेस, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। उसके बाद आपके पास आता है सेमीकंडक्टिंग डायोड्स। सेमीकंडक्टिंग डायोड्स बेसिकली कुछ अनोखे अप्लायंसेस होते हैं। ये आपके सामने सिंबल बनाया हुआ है मैंने सेमीकंडक्टिंग डायोड का। इसका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। ये जो बार आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह है आपके डायोड। सेमीकंडक्टिंग डायोड्स के बारे में खास बात ये होती है कि दे अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। दे अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। इट मींस कि भाई अगर आप बैटरी वगैरह से इसको कनेक्ट करेंगे, तो अगर आपके डायोड का पॉजिटिव बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और डायोड का नेगेटिव बैटरी के माइनस से,
ऐसी सूरत में कंडक्शन होगी। सही, डायोड इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ग्राफ हमने इस पोर्शन में बनाया कि व्हेन यू गिव द राइट वोल्टेज, व्हेन यू गिव इट इन द राइट डायरेक्शन, इट कंडक्ट्स। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात होती है कि थोड़ी वोल्टेज के बाद जाके कंडक्शन स्टार्ट हो, कि इवन आपने कनेक्शन सही से किया हुआ है, उसके बावजूद आपके पास ये होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद कंडक्शन शुरू होता है। लेकिन अगर आप डायोड के कनेक्शंस को रिवर्स कर, मींस आप डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के माइनस से जोड़ दें और डायोड के माइनस को बैटरी के प्लस से जोड़ दें, तो इस सिचुएशन में डायोड्स कंडक्शन नहीं करते, जहां पे डायोड्स की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, और फिर आप भले चाहें जितना ही वोल्टेज अप्लाई कर दें, करंट नहीं आएगा, करंट जीरो का जीरो है। इस वक्त आप अपने डायोड को कहते हैं कि ये रिवर्स बायस्ड हो, और पहले वाले सिचुएशन में आप कहते थे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने ग्राफ की रेजिस्टेंस को या ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि किस चीज का ग्राफ है, ये डायोड का है या फिलामेंट लैम्प का है या ये थर्मिस्टर का है या ये एलडीआर का, तो खैर नहीं, तो सही किस चीज का ग्राफ, आप उसको देखिए फिर पहचान सकते। अब आपके सवालों को देख लेता हूं मैं। सर लिटरली वी अपॉन आई लिख दें? हाँ हाँ बेटा, अगर आपको कभी भी बताना हो कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है, आप लिटरली ये लिखोगे कि द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो इससे पहले वाला ग्राफ कैन यू रिपीट? इससे पहले वाला ग्राफ वाज ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का ग्राफ फिलामेंट के रिवर्स पे होता है। फिलामेंट का ग्राफ वोल्टेज की तरफ कर्व होता था, थर्मिस्टर का ग्राफ करंट की तरफ कर्व होता। अच्छा, रुमैसा का भी सवाल इसी में इंक्लूड हो गया होगा। सो दैट मींस 2 वोल्ट पर कंडक्शन नहीं हो रही थी, बट 5 वोल्ट पर स्टार्ट हो गई, राइट? बिल्कुल समीर, शुरू के वोल्टेज पे कंडक्शन नहीं हो रही होगी, फिर बाद में कंडक्शन शुरू हो जाएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डायोड? डायोड का जो पर्पस होता है वो बेसिकली आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। बेसिकली करंट अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में करना, ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट को रोकना, या ये कह लो एसी को डीसी बनाना, इस मकसद से आप अपने डायोड का इस्तेमाल करें। ही वोंट आस्क यू अबाउट दैट, तो यू डोंट नीड टू वरी ऑफ इट। अरसल आपका भी मेरे ख्याल से इसमें जवाब में डिस्कशन हो गई है अभी, कि डायोड का पर्पस वगैरह क्या है, और डायोड का ग्राफ भी हमने देख लिया था अभी उसका। अच्छा, अब वो कहते हैं सर डायोड का ग्राफ पेपर्स में मैंने अभी तक नहीं देखा, बस ही आस्क्ड द नेम ऑफ द सिंबल। हाँ ससन, बहुत रेयर है बेटा ये चीज, एमसीक्यू वगैरह में कभी आ गई तो आ गई, वरना ये बहुत रेयर है। एसीडीसी में एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता, वो बस ये पूछता है डिफाइन या एक्सप्लेन या डिफरेंस बताएं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट कांस्टेंट रहता है। आप इसी तरह से जवाब देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जरा, यहाँ पे बात आती है ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट एंड वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस, लेकिन एक कंडीशन पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। current flowing through a conductor is directly proportional to voltage across it, keeping temperature constant. इस वजह से सिर्फ आपका जो फिक्स रेजिस्टर है वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि जो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस यानी उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता, उनका ग्राफ वोल्टेज और करंट का स्ट्रेट लाइन रहता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। लेकिन जितने बाकी आपने देखे, थर्मिस्टर हो गया, फिलामेंट लैंप हो गया, सेमीकंडक्टिंग डायोड हो गया, ये सब जो है इनमें इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, इनमें वोल्टेज एंड करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते।
टेम्परेचर बट इसलिए कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा ना तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। याद रखें, जब भी दो क्वांटिटीज को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है तो उस दोनों के अलावा इक्वेशन में मौजूद हर एक चीज को कांस्टेंट रखना होता है। टेम्परेचर का डायोड पे इफेक्ट नहीं होता है सर, उसकी भी रेजिस्टेंस बढ़ती ही है। लेकिन यहाँ पे जो मामलात हैं डायोड के, वो टेम्परेचर पर रिलेटेड नहीं है। यहाँ डायोड का जो मेन फंक्शन है वही ऐसा, वो डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देगा और एक डायरेक्शन में रोक देगा। अब इसके बाद पावर इक्वल्स आई वी, पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिसका हमारे पास पावर निकालने के लिए एग्जामिनर जो है वो इस्तेमाल करता है। कौन सी इक्वेशन कब लगेगी, बेसिकली इसका ताल्लुक तो इसी बात से है कि आपके क्वेश्चन में डेटा क्या गिरा है। जैसा डेटा हो तो उसी अंदाज में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी इक्वेशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का फॉर्मूला, वैसे तो अगर देखा जाए जनरली तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर आप इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन जो यूनिट है ना गेम्स उसके, देखिए अगर आपको एनर्जी चाहिए है जूल्स में तो आपकी पावर होनी चाहिए है वॉट्स में और टाइम होना चाहिए है सेकेंड्स में। पावर इन वॉट्स एंड टाइम्स इन सेकेंड्स, तो आंसर आपका जूल्स में आएगा। लेकिन अगर पावर आपके पास किलो वॉट्स में, अगर पावर आपके पास किलो वॉट्स में है तो, और टाइम आवर्स में, तो एनर्जी निकलेगी किलोवाट आवर्स की। ये किलोवाट आवर्स जो है ना, ये एक चीज आपके बड़े काम की है। ये एक कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके सवालात अक्सर कॉस्ट के रिस्पेक्ट से आते हैं कि भाई कितनी कॉस्ट इनकर होगी अगर आप ये लैम्प इतनी देर तक चले। तो क्योंकि वो आपको कॉस्ट देता ही इन डॉलर्स पर किलोवाट आवर है, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम एनर्जी को भी किलोवाट आवर्स में ही फाइंड आउट। तो एनर्जी को किलोवाट आवर्स में ढूंढने के लिए पावर को किलोवाट्स में रखिएगा और टाइम को आवर्स में रखिए, ना कि सेकेंड्स वगैरह। टाइम को आवर्स में रखिए। इन सब के बाद सर्किट में जब कनेक्शंस की बारी आती है तो एमीटर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर्स हमेशा हमारे पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। एमीटर्स आर ऑलवेज अटैच्ड इन सीरीज, whereas voltmeters are always attached in parallel to your component. अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सवाल देख लेता हूँ। राहिल कहते हैं सर वन मोर डाउट, व्हिच मेथड वुड यू रिकमेंड टू डू earlies or listen to lectures? डू दी earlies राहिल, लेक्चर सुनने का टाइम अब लगभग जा ही चुका। सर सब लॉज में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है? अच्छा ये तो हमने जवाब दे दिया था सर। टेम्परेचर का डायोड पर इसका भी हो गया था। किलोवाट आवर को डिफाइन कैसे करेंगे? किलोवाट आवर को डिफाइन नहीं करेंगे, यूनिट है बेटा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बेसिकली एनर्जी है। सियाला मुझे व्हाट्सएप कर देना। सर ओम्स लॉ की डेफिनेशन फिर से समझा दे प्लीज। ओम्स लॉ की डेफिनेशन सिंपल सी है, करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जिस बात का मतलब यह है कि अगर आप बैटरी वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। बैटरी वोल्टेज को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, और ऐसे अगर कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। रोमेसा का सवाल है सर, कैन यू से दैट ओमिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा? हाँ नहीं बेटा, ओमिक कंडक्टर्स में आप ये जरूर कह सकते हो कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस का तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता,
ये जरूर कहते हैं कि हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, दैट यू कैन से। कॉस्ट वाला एक सवाल भाई, आप देखें कि आपके पास 200 वॉट का एक लैम्प 5 आवर्स के लिए अगर चलता रहा, और मुझे चाहिए उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की इन किलोवाट आवर्स, तो 200 वॉट्स की जगह मैं 1000 से डिवाइड करके रखूंगा उसको ताकि वो किलोवाट बन जाए, और टाइम आवर्स में रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर्स। ये एनर्जी कंज्यूम की है उस लैंप ने 5 घंटे। अब इससे अगर मुझे वो कॉस्ट निकालने को बोलता है कि वो क्या देता है कि भाई हमारे पास $10 पर किलोवाट आवर की कॉस्ट रेटिंग है, तो आप समझ गए कि आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है इस वक्त वो $10 ही पड़ रही होगी, क्योंकि आपने 1 किलोवाट आवर कंज्यूम की। अगर आपने 2 किए होते आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे होते, 3 किए होते आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे होते। बिल्कुल बेटा, इट्स बेटर टू डू टॉपिकल्स फॉर आईजीज टू बी ऑनेस्ट। चलो हो सकता है ऐसा ना आपको बेनिफिट कर रहे हो टेक्निक। Are we asked why ammeters connected in series and voltmeters connected in parallel? नहीं बेटा, you're not asked why ammeters are connected in series and why their voltmeters are in parallel. वो why का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, they will only ask you to draw them. पावर किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाजिरा। अगर पास पेपर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए डिफाइन किलोवाट आवर, तो आप बोलेंगे भाई इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट अप्लायंस ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। इतनी सी बात कह दीजिए कि जब 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे तक ऑपरेट करेगा तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो 1 किलोवाट आवर्स है। जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी उतना वोल्टेज, ऐसा होता है बेटा समीर। सर इस चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चंस करवाइएगा। मैं कोशिश कर लूंगा लेकिन इसमें इतना हार्ड होता नहीं है। हाँ मैं आज मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा। देखो अगर क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड आउट द एनर्जी इन जूल्स, तो पावर वॉट में रखी जाएगी और टाइम सेकेंड्स में। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, तो पावर किलोवाट्स में रखी जाएगी और टाइम आवर्स। मरियम अगर टॉपिक बहुत वीक है ना तो टॉपिकल्स करो, अदरवाइज एयरलीज करो। उसके बाद अब जरा रिविजिट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे रेजिस्टर्स एक लाइन में अटैच्ड होते हैं। आपको याद होगा सीरीज में करंट आपका सेम रहता है, रेजिस्टर कोई सा भी हो सीरीज सर्किट में उसमें से करंट सेम फ्लो कर रहा होता है। लेकिन हाँ ये है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज डिवाइड ऐसे होता है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जो रेजिस्टर बड़ा है उसको उतना ही ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो छोटा है उसे उतना ही कम। पर डिवीजन ऐसी है कि अगर आप उन वोल्टेजेस को सम करें तो वो इक्वल आएगा ईएमएफ। इसलिए हम कहते हैं टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ V1 एंड V2। तो कभी अगर एग्जामिनर आपसे कह दे कि यार मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करके दो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, या उस रेजिस्टर से पास होने वाला करंट कैलकुलेट करके दो, तो आप सिंपली V इक्वल्स आई आर अप्लाई कर सकते, जिसको आप अक्सर ओम्स लॉ भी कहते हैं। आप सिंपली V इक्वल्स आई आर अप्लाई कर सकते हो, जिसके मुताबिक आपने अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज को रखा तो करंट मिल जाएगा, और करंट और रेजिस्टेंस को रखा तो वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन वोल्टेज निकालने का एक और रास्ता है, और वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये है कि क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट होता है सेम, तो V में और R में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन सा बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप यूनिटरी मेथड लगा के किसी रेजिस्टर पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काम आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कहेंगे भाई टोटल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज टोटल है,
तो R1 पर वोल्टेज X होगा, टोटल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज टोटल है, टोटल वोल्टेज बेसिकली बैटरी वोल्टेज को कहा जा रहा है, तो R1 पर वोल्टेज V1 होगा या R2 पे वोल्टेज V2 होगा, एंड आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यही तो फॉर्मूला बना हुआ है, V इक्वल्स R ओवर RT इंटू VT, कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज चाहिए हो, कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए हो, आप V इक्वल्स IR लगा सकते हो, या फिर आप यूनिटरी मेथड यूज करके यानी रेशियो मेथड यूज करके उसे ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद सीरीज में आपको याद होगा भाई, सीरीज में रेजिस्टर्स की वैल्यू एड अप हो जाती है, टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर आपके पास सारे रेजिस्टर्स एक ही वैल्यू के हों तो आप n मल्टीप्लाई बाय आर करके भी टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। सारे रेजिस्टर्स एक ही वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं 100 रेजिस्टर्स 5 ओम के लगा दूं, तो मैं 5 को 100 टाइम्स प्लस थोड़ी करूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय, तो हो जाएगा 500 ओम्स। ऐसे ही पैरेलल में याद रखें, पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है पर करंट में डिवीजन हो जाता है, और करंट ऐसे डिवाइड होता है कि जो टोटल करंट आया था वो I1 और I2 में स्प्लिट हो गया, I1 I2 को आप प्लस करें तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। वोल्टेज ऑल दो इन दोनों पे सेम आ रहा होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो अगर आपको किसी के भी रेजिस्टेंस के ऊपर करंट मालूम करना है तो आप V इक्वल्स IR लगा सकते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस रखो, करंट ढूंढ लो। यूनिटरी मेथड भी चल सकता है लेकिन वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, I और R में इनवर्स प्रोपोर्शन है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम में था वैसे ही I और R में है। तो जैसे प्रेशर वॉल्यूम को लिखते थे P1 V1 इक्वल P2 V2, ऐसे ही I1 R1 इक्वल्स I2 R2 भी लिख सकते हैं, या IT RT भी लिख सकते हैं। उसके बाद पैरेलल का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/RT वाला फॉर्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड अगर आपके तमाम रेजिस्टर्स पैरेलल में इक्वल वैल्यू के हैं तो R/N से भी आप उसे ढूंढ सकते हैं, जहां R उसकी रेजिस्टेंस है एंड N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों अब जरा क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ मैं चाहूंगा कि आप लोगों की खोपड़ियां ज्यादा चलें, सही है, और क्वेश्चंस को पहले आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशंस देता चला जाऊंगा, ठीक है। मेरी बैकग्राउंड नॉइस बता रही है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर में कुछ लोग हैं वो बहुत खुश हैं इस वक्त, उनको पता चला उनके मोबाइल में फूड पांडा डाउनलोड हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है इस वक्त। छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिंदगी के अंदर। बहरहाल आपका पेपर है, आप अभी ज्यादा खुशी ना मनाएं, आप जरा पेपर पे ध्यान दें। अच्छा जनाब देखिए, क्वेश्चन आपका ये कहता है फिगर 6.1 शोज द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प। कहते हैं स्टेट द रेंज ऑफ वोल्टेजेस वेयर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वो रेंज बताइए जहां से रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो। तो देखो बेटा, आपके पास 2 वोल्ट्स तक तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहा, 2 वोल्ट्स के बाद आप देखते हो कि आपका ग्राफ कर्व हो, तो समझ लीजिए फ्रॉम 2 वोल्ट्स ऑल द वे टू 12 वोल्ट्स आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, ये आपकी रेंज है। फिर कहता है स्टेट व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इंक्रीज एज वोल्टेज इंक्रीजेस, कि भाई रेजिस्टेंस लैम्प की क्यों इंक्रीज हो रही है वोल्टेज बढ़ाने की वजह से। उसका रीजन ये है
कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है और उससे आपके पास जो रेजिस्टेंस है या जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अब यहाँ पे ये जवाब देंगे भाई, द करंट इन द फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस, so the filament heats up and its temperature increases. राहील, जैसे आपने जवाब दिया कि रेशियो ऑफ वी अपॉन आई इंक्रीज, राहील ये जो जवाब है, ये जवाब इस सवाल के लिए नहीं है। देखो उसने ये नहीं बोला कि आपका हाउ डज अ ग्राफ शो, सही, उसने ये नहीं बोला कि हाउ डज द ग्राफ शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प इज इंक्रीजिंग, ग्राफ से आपको कैसे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। उसने आपसे बोला कि ये बताओ लैंप में वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, ऐसा क्या होता है हायर वोल्टेजेस पे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो वहां अब आपको उसका ना फिजिकल कॉन्सेप्ट बन रहा है कि भाई हायर वोल्टेज पे करंट इंक्रीज होता है जिससे फिलामेंट हीट हो जाता है और उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रैयान, आपका भी सवाल का जवाब हो गया। जाहिदा, आपका आंसर मैंने नीचे जो लिखा हुआ है वो शो भी कर दिया। और हसन सर ये नहीं लिख सकते कि करंट डिक्रीज इन फिलामेंट लैम्प, नहीं बेटा हसन, करंट डिक्रीज इन फिलामेंट लैम्प नहीं लिखेंगे। देखिए फिलामेंट लैम्प में हो क्या रहा है इस बात को समझें। फिलामेंट लैम्प में ये हो रहा है कि आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं, हायर वोल्टेजेस पे जाता हूं, तो उससे मेरे पास रेजिस्टेंस पे क्या असर है। तो देखिए अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना बेटा, तो करंट तो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है क्या करंट कम हो जाए। ठीक? वो जो करंट कम होने वाली सोच आप रखे हुए हो हसन, वो उस वक्त के लिए है अगर वोल्टेज सेम रहे, अगर वोल्टेज सेम रहे और रेजिस्टेंस बढ़ रही हो तब करंट कम हो रहा हो। अगर वोल्टेज सेम रहे और रेजिस्टेंस बढ़ रही हो तब करंट डिक्रीज होता है, अदरवाइज नहीं। यहां तो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, आप हायर वोल्टेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके पास जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा हो। अच्छा भाई, राहिल कहते सर कैन वी से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट्स व्हाई टेंपरेचर इंक्रीजेस, ना भाई बेटा कहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ग्राफ में इतना बड़ा तुम्हें कर्व नजर नहीं आ रहा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो स्ट्रेट लाइन होती और उसमें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। हमने तो खिचड़ी बना दी सारे कॉन्सेप्ट्स की। अब आगे बढ़ते हैं हम जरा, एक सर्किट दिखाते हैं हमको वो। इंसान गलती का पुतला है। ये तो मुझे डायलॉग याद रहेगा तुम्हारा। A filament lamp is connected in the circuit shown in figure 6.2। एक सर्किट के अंदर आप देख सकते हो लैंप और रेजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर। कहते हैं देयर आर करंट्स इन द लैंप, द 20 ओम रेजिस्टर एंड द एमीटर, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहा जाता है इसको। कहते हैं यूज फिगर 6.1 टू डिटरमिन द करंट इन द फिलामेंट। फिलामेंट लैंप में करंट बताइए फिगर 6.1 को यूज करते हैं। फिगर 6.1 अगर देखी जाए तो वो आपका ये ग्राफ है। अब हमें उसने बोला है कि बताओ फिलामेंट लैम्प में से करंट कितना जा रहा हो। देखिए अगर आप सर्किट को रिविजिट करें तो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है आपके पास सर्किट के अंदर, और चूंकि ये दोनों पैरेलल में अटैच्ड हैं
तो 6 वोल्ट्स रेजिस्टर पे भी है और 6 वोल्ट्स आपके लैंप पे भी। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने ग्राफ पे जाना है। 6 वोल्ट्स पे आपने देख लेना है कि आपके पास कितना करंट है। तो आप 6 वोल्ट्स पे गए और आपने ग्राफ पे से करंट की वैल्यू को रीड कर लिया। यहां से आपको इजीली पता चल गया कि भाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट इन योर फिलामेंट लैंप। अगर वो मुझे इस वक्त रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने को बोलता ना तो मैं बता सकता था उसे, क्योंकि आई नो कि 6 वोल्ट्स पे इतना करंट आ रहा है। ऑल आई हैड टू डू वाज अप्लाई V इक्वल्स IR, पुट 6 वोल्ट्स ओवर हियर, 0.35 एम्पियर्स का करंट ओवर हियर, एंड आई कुड हैव फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ माय फिलामेंट लैंप एट दिस वोल्टेज। 6 वोल्ट्स पे उसकी क्या रेजिस्टेंस है मैं बता देता हूं। अजका बेटा करंट की डेफिनेशन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हरगिज नहीं लिख सकते। करंट की दो ही डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके अलावा और करंट के बाद वो बोलता है कैलकुलेट द करंट इन योर एमीटर। एमीटर में से कितना करंट जा रहा है। देखिए एमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा बेसिकली ये वो टोटल करंट है जो बैटरी से फ्लो होता हुआ आया होगा और यहां पे आके लैंप और फिक्स रजिस्टर में स्प्लिट हो गया। मैंने ये तो पता कर लिया है कि इस वक्त फिलामेंट लैंप में से 0.35 एम्पियर्स का करंट जा रहा है। इफ आई कैन समहाउ फाइंड आउट कि मेरे रजिस्टर में से कितना जा रहा है, तो आई कैन सम अप दैट वोल्टेज एंड टोटल करंट में बता सकता हूं। रजिस्टर के लिए आई कैन अप्लाई V इक्वल्स IR बिकॉज आई नो कि इस पे 6 वोल्ट्स हैं। आई नो कि इसकी 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट 6/20 विच इज 0.3 एम्पियर्स। यहां से मेरे पास ये करंट है। अब जब मुझे फिलामेंट लैंप और फिक्स रेजिस्टर दोनों के करंट्स मिल गए तो मुझे अब सिर्फ इनको प्लस करना है। तो 0.3 प्लस 0.35 ये बन गया 0.65 एम्पियर्स। ये वो करंट जो हमारी बैटरी से फ्लो होता हो। अब यहाँ पे एक सवाल आया है रैयान का। रैयान कहते हैं सर इफ करंट डिवाइड सो व्हाई वुड नॉट डू 0.35 इंटू 2। अच्छा रैयान इसका एक सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछ, घर में अगर कोई चीज आती है तो क्या वो हमेशा बराबर बटती है, कभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। अगर आपके पास कोई सिस्टर है तो शायद आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एहसास होना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि भाई हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तब होती है जब दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हो, जैसे ट्विन ब्रदर्स एंड ट्विन सिस्टर्स, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बराबर है दोनों। लेकिन अगर कोई लाडला है तो उसको पोर्शन बढ़ा जाएगा। यही चीज इधर भी होती है बेटा। वोल्टेज दोनों पे सेम था पर जिसकी रेजिस्टेंस कम थी वहां से करंट ज्यादा गुजर जाएगा। फिलामेंट लैम्प में से 0.35 जा रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि फिक्स रेजिस्टर से भी 0.35 ही जा रहा हो। वहां से कितना करंट है ये आपको ढूंढना पड़ेगा V इक्वल्स IR से। उसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है तो वहां से हमें पता चला कि करंट की वैल्यू कम आ रही है। 0.5 राहील हमने 6 वोल्ट्स का वोल्टेज ग्राफ पे से रीड करके बताया। फिलामेंट लैम्प का हमें ग्राफ गिवन था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम जरा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी थ्योरी है तो मैं चाहूंगा इसको हम जरा पढ़ने पहले। थर्मोकपल नहीं बेटा सियारा।
अब आपने एक क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, तो यहां देखें क्या कहता है। स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट शोन इन फिगर 11.1। इस सर्किट में यू हैव गॉट एन 18 वोल्ट बैटरी, अ फिक्स्ड रेजिस्टर R, a 50 ohm resistor with a movable contact and a lamp। अब ये मूवेबल कॉन्टैक्ट का जो सीन है ये समझिए। मूवेबल कॉन्टैक्ट का सीन ये है कि जितनी रेजिस्टेंस आपके इन दोनों वायर्स के बीच में आ रही होगी, उस रेजिस्टर पर आने वाला वोल्टेज आपके लैंप को मिलेगा, क्योंकि आपका ये लैंप इतने पोर्शन ऑफ रेजिस्टर के साथ पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज इतने से हिस्से पे होगा वही वोल्टेज आपके लैंप पे भी। इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को आप आगे लेके जाएंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे तो ज्यादा वोल्टेज आएगा लैंप। आप इसको पीछे लेकर आएंगे, कम रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो कम वोल्टेज आएगा। वो कहते हैं कि भाई R is a fixed resistor in the circuit and the filament lamp is marked 12 volts and 0.25 amperes। Marked होने का मतलब ये है कि when the lamp gets 12 volts, the current on the lamp is 0.15 2 amperes। Yes, Abdul Qayyum, it is kind of a variable resistor। कहते हैं the circuit is used to produce a IV graph for a filament lamp। इस circuit से filament lamp का IV graph बनाया जा रहा है। Ammeter and voltmeter needed are not shown on the calorimeter to obtain different reading। The student changes the position of the movable contact। कहता है मुझे ड्रॉ करके दो सिंबल्स फॉर एमीटर एंड वोल्ट। तो हमें पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो आपने पैरेलल में अटैच कर देना है। और एमीटर सीरीज में लगता है, तो इस पूरे वायर पे जिस पे आपका ये लैम्प कनेक्ट हुआ है, इस पूरे वायर पे कहीं भी आप एमीटर लगा सकते हैं, एनीवेयर ऑन दिस वायर, क्योंकि इस पूरे वायर में करंट एक ही हो। तो आप इसमें कहीं भी एमीटर लगा दें, आपको वायर का करंट यानी लैंप में से पास होने वाला करंट मिल जाए। फिर आपसे एक बात पूछता है, that explain why it is sensible to include the resistor R in this circuit। ये सेंसिबल क्यों है कि आप एक रेजिस्टर R लगाएं। फर्स्ट इंप्रेशन में अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन इस वैल्यू को देख के आपको शायद अंदाजा हो कि वेरिएबल ये फिक्स रेजिस्टर लगाना हमारे लिए फायदेमंद क्यों। देखिए बैटरी का वोल्टेज है 18 वोल्ट, जबकि हमारा जो लैंप है उसको चाहिए 12। अगर आप ये फिक्स रेजिस्टर R नहीं लगाते तो देयर इज अ चांस कि 18 वोल्ट्स आपके लैंप पे आ जाए, क्योंकि ये आपके पास 18 वोल्ट्स की बैटरी है, ठीक है, और ये लैंप है और ये सर, तो ये ऊपर और नीचे आप मूव कर सकते हो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो अगर आप इसको यहां लाके कनेक्ट कर देते तो आपके पूरे रेजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो लैंप को मिलता, उस पूरे पे 18 वोल्ट्स आता, तो लैंप को 18 वोल्ट्स मिल रहा होता, और इससे लैंप क्या हो जाता है, लैंप फ्यूज हो जाता। तो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लैंप को एक्स्ट्रा वोल्टेज ना आ सके उस पर, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टर आर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज मैंने आपको लिख के भी दिखा दी। उसके बाद कहते हैं फिगर 11.2 स्केच एन आईवी ग्राफ फॉर द लैंप। हमें सीखा है आईवी ग्राफ लैंप का कि थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद एक कर्व जो कि वोल्टेज एक्सिस की तरफ कर्व हो रहा है। अब उसने क्योंकि मुझे एक्सेस मार्क करके दिए हुए थे बेटा, तो मेरे लिए थोड़ा जरूरी था कि मैं ये शो करूं कि हाँ 12 वोल्ट्स के वोल्टेज पे 0.25 एम्पियर्स का करंट।
अब आपके सवाल में लिखते सर ये फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है ना, बिल्कुल ये फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है। एंड सर ये ग्राफ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कुछ नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया कि कहां तक मैंने ग्राफ को स्ट्रेट रखा और उसके बाद कर्व किया। ये आपकी मर्जी है, अब जहां तक भी स्ट्रेट रखना चाहो उसमें कोई मसला नहीं है। कहते हैं सर इन पार्ट बी वोंट बी राइट टू डिवाइड करंट। नहीं बेटा, इट्स नॉट अबाउट द डिवीजन ऑफ करंट, अबाउट द प्रोविजन ऑफ वोल्टेज। क्योंकि देखो यही वो चीज है जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन नेसेसरी है शफीक, बेहतर है आप उसको ड्रॉ करें। और उसके रीजन ये है कि लोअर वोल्टेजेस में हम सब जानते हैं फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। वो हायर वोल्टेजेस पे जाके रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपका ग्राफ कर्व है। शुरुआत में कुछ हद तक ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही रहता है। समीर याद नहीं है अब ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है थोड़ा पुराना है, 2010 11 12 13 ऐसे इसमें होगा। फिर कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द आईवी ग्राफ और अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प। फिक्स रेजिस्टर का आईवी ग्राफ फिलामेंट लैम्प से कैसे डिफरेंट है? तो भाई आप कहोगे फिक्स रेजिस्टेंस का आईवी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, बिकॉज फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम रीजन में यही लिखेंगे भाई द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, या बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि फिक्स रेजिस्टर में आप टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने का जिक्र नहीं करते, उसकी रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी हो रही होती। उसके बाद कहते हैं फिगर 11.3 shows the position of the movable contact when the voltage across the lamp is 12 volts and the current in the lamp is 0.25 amperes। अब उसने अपने यहाँ पे सारा सर्किट वर्किट आपको कनेक्ट करके दिखा दिया। इस सर्किट को देख के परेशान ना हो, मैं अगर आपको समझाऊं तो ये सर्किट बेटा ऐसा बना हुआ है जैसे कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टर आर है, एक 50 ओम का रेजिस्टर है और उसी के पैरेलल में लगा हुआ ये एक फिलामेंट लैम्प। ये इस तरह का सर्किट, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा कि भाई मुझे बताइए करंट कितना होगा 50 ओम रेजिस्टर पे से और कितना करंट होगा आर में। अब देखिए यहाँ एक बात लिख दी गई है, फिगर 11.3 shows the position of the movable contact when the voltage across the lamp is 12 volts and the current in the lamp is 0.25 amperes। इस वक्त आपके लैंप पे 12 वोल्ट्स आ रहे हैं और इसमें से 0.25 एम्पेयर्स का करंट ट्रैवल कर रहा है। तो बेटा अगर आपको 50 ओम रेजिस्टर में करंट चाहिए तो आप कह सकते हो कि सर 12 वोल्ट तो फिर इस पे भी आ रहे होंगे क्योंकि ये रेजिस्टर और लैंप पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम हुआ करता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट्स और 50 ओम को यूज करते हुए V इक्वल्स आई आर के अंदर रखिए एंड फाइंड आउट कर लीजिए करंट की वैल्यू, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.24 एम्पियर्स। ये करंट है जो आपके इस 50 ओम रेजिस्टर में से जा रहा हो। फिर कहता है करंट इन आर बताइए यहां से कितना करंट जा रहा है। अब देखिए यहां जो करंट है वो टोटल करंट जो कि इस जंक्शन पे आके स्प्लिट हुई, तो ये टोटल करंट है जो कि इस जंक्शन पे आके स्प्लिट हुआ है लैंप में और 50 ओम वाले रेजिस्टर। तभी देखो आपको मैंने एमीटर लगाने को बोला था कि यहां लगा। अगर आप इन जंक्शंस के पीछे कहीं लगा देते, लाइक इधर कोई लगा देता है एमीटर या कोई इधर लगा देता है एमीटर या कोई इधर लगा देता है एमीटर, तो वो करंट लैंप का करंट थोड़ी होता, वो तो टोटल करंट मेजर कर लेते। तो क्योंकि आपको लैंप का करंट चाहिए था इसलिए लैंप के साथ आपको सीरीज में लगाना। अभी वो आपसे रेजिस्टर आर में करंट मांग रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि भाई
अपने लैंप और 50 ओम रेजिस्टर के करंट को प्लस कर दें, क्योंकि रेजिस्टर आर में से जो करंट जा रहा है वो टोटल करंट है। तो 0.24 और 0.25 का सम किया जाए तो 0.49 एम्पेयर्स के बराबर का करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम योर रेजिस्टर आर। 0.24 कहाँ से आया? 0.24 अभी रैया ना आपके सामने, तो कैलकुलेट करके दिखाया हमने। तो यहां से हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हादिया, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, पर मेरे ख्याल से शायद 2013 का या ऐसे कोई ईयर का सवाल है। हसन बेग कहते हैं सर आई कैंट अंडरस्टैंड बी पार्ट। बी पार्ट नहीं, पार्ट टू कह दो। पार्ट टू में उसने आपसे जब बोला ना कि मुझे इसमें से जाने वाला करंट बताइए, मैंने बोला भाई यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो बेसिकली लैंप और इस रेजिस्टर में डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है ना। 0.25 इधर जा रहा है और 0.24 यहाँ, जो टोटल करंट है 0.49 एम्पेयर्स, वो इस आर में से आ रहा होगा। आपको टोटल करंट चाहिए था आर में से। आर का करंट बेसिकली टोटल करंट। ये मत समझिएगा कि आर में से भी 0.24 ही जा रहा होगा, नहीं। यू हैव अ टोटल करंट ओवर हियर। दिस इज द जंक्शन जहां पे आके द करंट गॉट स्प्लिट अप इनटू हाफ्स। उसके बाद कहता है भाई वोल्टेज बताओ आर पे कितना है। अब देखो वी नो कि यार इस पे 12 वोल्ट, इस कॉम्बिनेशन पे 12 वोल्ट आउट ऑफ 18। अगर 12 वोल्ट्स आपके इस कॉम्बिनेशन को मिल गया, आर को 6 वोल्ट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि दिस आर एंड दिस होल कॉम्बिनेशन दे आर इन सीरीज। इसलिए इस पे 6 और इस पे 12 वोल्ट्स। तो जब आपके पास करंट भी आ गया और वोल्टेज भी आ गया, तो आर की रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल। वो मैंने वी इक्वल्स आई आर करके निकाल दी। अब आपके सवाल को देख लेते हैं। विल यू टेक P4 क्लब? बेटा P4 तो नहीं होगा इसके अंदर। सिंपली एक्सप्लेन दिस अगेन आयान। अभी हमने मेरा कहा, बल्कि आपका पुराना सवाल है तो वो इस एक्सप्लेनेशन में तो इंक्लूड हो ही क्या होगा। सर दे आर इन सीरीज। हाँ बेटा आर और ये पूरा कॉम्बिनेशन, आर और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज। What do they mean by movable contact? Movable contact means you can connect this wire anywhere on this resistor. You can connect it over here, you can connect it over here, और जहां कनेक्ट करेंगे सिर्फ उतनी रेजिस्टेंस लैंप के साथ पैरेलल में होगी। स्पेस फिजिक्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बिल्कुल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी सवाल आएगा उसका। शफीक, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मसला ये टोटल रेजिस्टेंस कहाँ से लाओगे बेटा? टोटल रेजिस्टेंस में तो आर की रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी ना, वो तो है नहीं। अब्दुल्ला, उसने आपको ना सिर्फ उसकी एक पोजीशन दिखाई हुई थी कि हमने यहाँ रखा हुआ है, सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं था। उसने अब आपको सवाल के लिए उसको बिल्कुल एंड पे लाके कनेक्ट करके दिया।
सर्किट तो चल रहा था, कनेक्शन कहीं भी हुआ, वो करंट तो आ रहा है और वहां से आके फिर स्प्लिट हो रहा है, लेकिन वो हमें सॉल्व थोड़ी करना था, उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो। यहाँ पे बेगर कांटेक्ट था तो करंट यहां तक आता था, उसके बाद आके स्प्लिट होता। हैरो सिर्फ एक जंक्शन को शो करने के लिए बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये एरो डायरेक्शन का एरो नहीं। अब मैं चाहूंगा कि जरा इस सवाल पे आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस करें अपने आप को, अपने हिसाब से इसके आंसर्स को कोट करने की कोशिश करें, देखें जो आपके दिमाग में आता है आप लिखें, और फिर मैं आपको इस सवाल के आंसर्स पे डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, तब तक मैं पानी भी पी लूं। अच्छा भाई, आंसर्स आर कमिंग इन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, अब जरा आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कहता है मेजरमेंट्स आर मेड ऑफ द करंट इन अ मेटल वायर एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट। फिगर 10.1 shows the graph of the current and the PD of the wire। कहते हैं स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पीडी ऑफ द मेटल वायर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम सब जानते हैं कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनके दरमियान। सही, इट इज द बेस्ट वे ऑफ रिलेटिंग दैम, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली पासिंग थ्रू द ओरिजिन नजर आ रही है तो आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि ये बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, इस तरह से जवाब ना दें, आप डायरेक्टली इससे आंसर पे जाएं कि हाँ भाई इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कहता है स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द टेम्परेचर ऑफ द वायर डज नॉट चेंज इन द एक्सपेरिमेंट। ग्राफ कैसे शो कर रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो। आप कह सकते हो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है इसमें, जिससे ये बात सामने आ रही है कि हाँ भाई जो टेम्परेचर है वो यकीनन इसका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद वो कहता है अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैज द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल वायर बट हैज ओनली हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। सही, क्योंकि एरिया के साथ रेजिस्टेंस का एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है बेटा। तो अगर एरिया हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो रही होगी। तो यहाँ पे उसने ये बोला कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर एंड द ओरिजिनल वायर, तो मैं कहूंगा न्यू वायर हैज ट्वाइस द रेजिस्टेंस। जो नए वाले वायर की रेजिस्टेंस है वो पहले से डबल है, ट्वाइस है। उसके बाद कहता है ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ द ग्राफ फॉर द न्यू वायर। इस नए वायर का जो ग्राफ है वो जरा ड्रॉ करके। अब देखें बेटा, डबल रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है आप,
तो अक्सर लोग परेशान हो जाए, सर ग्राफ कैसे बनाए डबल रेजिस्टेंस का। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, V इक्वल्स आई आर के मुताबिक अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस डबल है तो उसका करंट हाफ होगा। अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस डबल है तो उसका करंट हाफ होगा। इट मींस कि भाई किसी भी रैंडम वोल्टेज पे करंट को देखो कि जैसे 5 वोल्ट्स पे पहला जो ग्राफ गिवन था उस पे 0.4 एम्पियर, तो अब जो करंट होगा वो उसका हाफ हो जाएगा। अब 0.4 की जगह 0.2 एम्पियर का करंट होगा और एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। ये वाला ग्राफ डबल रेजिस्टेंस का ग्राफ हो गया। अगर सवाल हाफ रेजिस्टेंस का आ जाए, यानी फॉर इंस्टेंस बजाय हाफ द क्रॉस सेक्शन एरिया कहने के कहा जाता है डबल है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आप तो कहते हैं भाई रेजिस्टेंस तो हाफ होगी न्यू वाले वायर की, और उसका ग्राफ बनाना होता आपको। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए हमारा क्या तरीका है भाई, आप बोलेंगे सर ठीक है, जो लॉजिक आपने पहले बताई थी अगर मैं वो लॉजिक लगाऊं कि रेजिस्टेंस अगर हाफ होगी तो उसमें करंट डबल मिलेगा, तो 0.4 की जगह करंट मिलना चाहिए 0.8, लेकिन सर ग्राफ तो जगह ही नहीं दे रहा है इतनी, 0.8 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कितना कैसे ड्रॉ करूं, तो भाई एक और रास्ता भी तो है कि ठीक है आप करंट को डबल नहीं कर सकते तो आप वोल्टेज को हाफ कर दो। V इक्वल्स आई आर के मुताबिक आप कह सकते हो ठीक है अगर रेजिस्टेंस हाफ हुई है तो वोल्टेज भी आपके पास हाफ हो जाएगा। तो वोल्टेज हाफ कैसे करेंगे भाई, हमने बोला भाई 0.4 एम्पियर्स पहले 5 वोल्ट्स पर आ रहा है, तो अब आपके पास 0.4 एम्पियर्स 2.5 वोल्ट्स पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस जब हाफ हुई तो आप इस तरह भी शो कर सकते हो कि भाई हाफ द वोल्टेज आपको उतना ही करंट मिली। इलेक्ट्रिसिटी इज अ हेडेक, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्लेसिंग। ना होती तो अभी हम क्लास नहीं ले पा रहे होते। समीर कहते हैं सर अगर V इक्वल्स आई आर अप्लाई करते हैं एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट इंक्रीज एंड वोल्टेज डिक्रीज, राइट राइट बिल्कुल समीर। राहिल सर आप पहले मिलते ना मैं टॉप करता। अब मिल गया बेटा, तुम एटलीस्ट ए तो मार लो। ऐसा तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट तुम ले आओगे। खोपड़ी तो चला रहे हो, पेपर में भी चलाना, सो मत जाना। और भाई पेपर से पहले सो के जाना, ये जो ऑल नाइटर मारते हैं आप में से अक्सर अफराद ना, कि भाई पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और अगले दिन पेपर देने जा रहे हैं, बराह मेहरबानी ये नहीं कीजिएगा। आप यकीन नहीं करेंगे ओ लेवल्स के अंदर मेरे टीचर ने ये चीज मुझे बोली थी, इंग्लिश के हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला भाई 8 बजे के बाद किताब को हाथ नहीं लगाना काश। वो इंग्लिश के टीचर थे हमारे से कि 8 बजे के बाद किताबों को हाथ नहीं लगाना, काशन साहब 8 बजे क्या के बाद किताबों को हाथ नहीं लगाना। मैं लिटरली 8 o'clock के बाद नहीं पढ़ता था, 8 o'clock बहुत ज्यादा हुआ, 9 o'clock किताबें बंद, बिल्कुल रिलैक्स। पेपर जाने से पहले मैं अक्सर कार्टून देख के जाता था, यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, टेंशन ही नहीं। हॉल जाके पहुंचे, जाके सेंटर में बैठे, पेपर दिया बाहर। पेपर अभी नहीं है अब्दुल कयूम, पेपर तुम्हारा मंडे को है, संडे वाले दिन 8 बजे तक पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना। इसको देखो कह रहा है क्लास बंद कर दो फिर, ऐसे ऐसे मिले। यहाँ तो आलम ही कुछ और है। नहीं भाई आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट कर देते हो पेपर से पहले, उस चक्कर में आती हुई चीजें नहीं होती हैं आप लोगों से। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ जो आपका पेपर होता है ना, वो आप पूरी रात लगा दो पढ़ाई में। देखो पूरी रात बताओ पढ़ने की जरूरत कब पड़ती है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था पूरी पूरी रात, उसकी वजह बताऊँ क्या थी, मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, पूरा सेमेस्टर थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, सिलेबस
भरा पड़ा हुआ है, सही से उसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किए हुए, तो कॉन्सेप्ट बना रहे होते थे बैठ के पेपर से पहले, ये हाल होता था हमारा। तो उसमें रात रात भर पढ़ रहे हैं, पेपर में जाने से पहले पढ़ रहे हैं कि यार कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। ऐसी जिंदगी हमारी यूनिवर्सिटी में हो गई थी। अब उस वजह से हमें मजबूरन पढ़ना पड़ता था, वरना आधी यूनिवर्सिटी मुझे याद है मैंने शायद नाइट स्टे करके पढ़ाई नहीं की, सो जाता था। तो बोलता था भाई नींद करो, आगे अल्लाह माले के सुबह देखेंगे। अब आओ भाई जरा इस क्वेश्चन को जरा देखो। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। चलो भाई इस सवाल को ट्राई करो भाई, शाबाश। अच्छा भाई, अब आई होप आप लोगों ने काफी हद तक सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि काफी सारे मेरे पास यहाँ पे आंसर्स आ गए हैं, लाइन लग गई है भाई आंसर्स की, क्या बात है, जबरदस्त। तो लेट अस सी क्या 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 आंसर्स है। फर्स्ट, उसने आपसे कहा कि टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट की। तो ये दोनों जो पैरेलल में है, पहले इनकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ी हमें। जब इनकी रेजिस्टेंस आ गई तो उसके अंदर ये 24 ऐड कर दिया।
इनकी रेजिस्टेंस कैसे निकाली मैंने? पैरेलल के फॉर्मूले से, 1/RT इक्वल्स 1/20 प्लस 1/80। जब हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद रेसिप्रोकल किया तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गई भाई 16। इसी तरीके से 16 ओम के अंदर ये 24 प्लस किया गया तो हमें पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम्स हासिल हुई। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे करंट बताएं जो पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई से आने वाले करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें के टोटल करंट निकालने को बोला है उसने ना, तो हमें टोटल वोल्टेज चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल वोल्टेज तो 6 वोल्ट है हमारे पास, पर टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें इन दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेस को करना पड़ेगा प्लस। तो वो हमने ऑलरेडी कर ली थी, 40 ओम की रेजिस्टेंस बन के आ चुकी थी वैल्यू। हमने से V इक्वल्स IR लगाया, 6 वोल्ट का वोल्टेज 40 ओम की रेजिस्टेंस रखी एंड हमको करंट की वैल्यू हासिल हो गई 0.15 एम्पियर्स। ये वो करंट है जो आपके इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है यहां तक। फिर यहां से आगे करंट लाजमी सी बात है डिवाइड हुआ होगा और फिर दोबारा कंबाइन होके बैटरी सर्किट के अंदर। फिर लास्ट पार्ट में मुझे कहता है कि वोल्टेज बताइए 20 ओम रेजिस्टर्स पे कितने आ रहा है। 20 ओम रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये ढूंढना है। अब इसमें सबसे कॉमन गलती क्या होती है बच्चों से? तो 20 ओम रेजिस्टर पे वोल्टेज निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस को 20 ना यूज कीजिए, क्योंकि 20 ओम का रेजिस्टर अकेला नहीं है, ये 80 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज पैरेलल में लगा हुआ है। ये दोनों अब एक यूनिट बने हुए हैं, इनकी एक रेजिस्टेंस है 16 ओम्स की। तो आप दो तरीकों से इसका आंसर निकाल सकते हो। आइदर यू गो फॉर द यूनिटरी मेथड। द यूनिटरी मेथड गोज लाइक दिस कि भाई टोटल रेजिस्टेंस जो कि 40 ओम्स थी उस पे 6 वोल्ट्स आ रहे थे, तो आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है सर, 40 ओम्स पे अगर 6 वोल्ट्स आ रहे हैं तो इस 16 ओम्स पे कितने आ रहे हैं? 20 मत कहिएगा, 20 इज नॉट अलोन ओवर देयर। सही, 20 इज नॉट अलोन ओवर देयर, 20 एंड 80 आर इन पैरेलल। और आपने उनको फॉर्मूले में रख के कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी उनकी कि दे बोथ टुगेदर आर बिहेविंग एज अ 16 ओम रेजिस्टेंस। तो 40 ओम्स पे 6 वोल्ट तो 16 ओम पे एक्स आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको फाइंड आउट हो गई वो रेजिस्ट वो वोल्टेज जो आपके इस कॉम्बिनेशन पे। ये 2.4 सिर्फ 20 पे नहीं है, ये 2.4 20 और 80 दोनों पे है, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे है बेटा। दूसरा रास्ता हमारे पास 20 ओम पर वोल्टेज निकालने का ये था कि इस 24 ओम पे जो वोल्टेज आ रहा है वो फाइंड कर लो और 6 वोल्ट्स में से उसको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या किया, आई अप्लाइड V इक्वल्स IR ऑन दिस रेजिस्टर। आई न्यू कि इसमें तो जो करंट जा रहा है इट इज 0.15 एम्पियर्स। ठीक है, आई न्यू कि इसकी रेजिस्टेंस 24 है। आई अप्लाइड V इक्वल्स IR एंड आई फाइंड आउट कि भाई इस रेजिस्टर पे 3.6 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप। अगर 6 वोल्ट्स में से 3.6 इस पे ड्रॉप हो रहे हैं तो लाजमी बात है रिमेनिंग वोल्टेज 2.4 इस कॉम्बिनेशन पे आ रहा होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की होगी, उनमें अक्सर बच्चों का आंसर जो है ना आप 3 वोल्ट्स आ गया हो। उन्होंने क्या गलती की होगी, उन्होंने 0.15 एम्पियर के करंट को समझा होगा कि वो 20 ओम में से भी जा रहा, जो क्या गलत सोच है। भाई 20 ओम सीरीज में थोड़ी लगा हुआ आपके सर्किट के अंदर, जो जो करंट इसमें से वही करंट 20 में से भी होगा। 20 ओम का रेजिस्टर तो 80 के साथ पैरेलल में, करंट तो डिवाइड हो गया था इधर आके।
तो आप 0.15 एम्पेयर का करंट इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने या तो ये तरीका इस्तेमाल करना है या फिर ये करना, आंसर निकालने के लिए। अब आप लोगों के कुछ सवाल देख लेते हैं। आई वाज सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसका आंसर 456.5 आ रहा था, लेकिन एमएस में 460 लिखा हुआ था। ये अच्छा देखो, आंसर जो है ना, एग्जामिनर आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने को बोलता है। यू नॉट गेटिंग पार्ट वन, हाउ डिड यू गेट 16? अच्छा बेटा, ये बहुत सिंपल था, दोनों पैरेलल में थे ना, 1/20 प्लस 1/80। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, ये बन जाएगा 1/16। 1/RT इज 1/16, लिहाजा RT बिकम्स इक्वल टू 16 ओम्स। रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। उसके बाद 20 तो वो बोलेगा ना, उसे कंफ्यूज ही इसलिए करना था आपको। और 20 या 80 का वर्ड यूज करेगा और आप हो रहे थे परेशान, और आप हो भी गए परेशान। आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हो, बिल्कुल मना है। हमने रेशियो मेथड से नीचे सॉल्व भी किया हुआ है। आपका जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उस्मान ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। ये दो रेजिस्टर्स के लिए हमेशा आपको सही आंसर दे। मरियम बेटा, आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा होगा उसको 1 डिवाइड बाय आंसर करिए। जो आपका आंसर आया है ना, वो बेसिकली अभी 1/RT का आया। जब आपने कैलकुलेटर पे ये सॉल्व किया, तो वो आंसर 1/RT के बराबर। RT निकालने के लिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आपको 1 डिवाइडेड बाय आंसर करना पड़ेगा, तो पता चले। नहीं नहीं, 3 पे सही नहीं होगा बेटा उस्मान, ये दो रेजिस्टर्स के लिए बराबर है, खाली 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में हो गए तो ये फॉर्मूला फेल हो जाए। 20 ओम्स पे 2.4 का हाफ नहीं है, 20 और 80 दोनों पे 2.4 पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इफ दे आस्क फॉर द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टर, तो अब क्योंकि आप वोल्टेज ढूंढ चुके हैं कि इस पे 2.4 वोल्ट आ रहा है, आप करंट भी ढूंढ सकते हैं V इक्वल्स आई आर लगा के। ये V इक्वल्स आई आर लगाएं, 2.4 वोल्ट्स का वोल्टेज, 20 ओम्स की रेजिस्टेंस, यहां से आपको करंट मिल जाता कि इस 20 ओम में से कितना करंट जा रहा है, अगर वो पूछता आपसे। दो मार्क्स का सवाल था लास्ट पार्ट हमारा। अब इस सवाल को देखते हैं। मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई कर लें जरा इसको थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ इसे भी। ये सवाल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का सवाल है।
अच्छा गाइस, गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक छोटा सा काम कर लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सब। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस सवाल की एक्सप्लेनेशन को जरा देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमसे कहा है पोटेंशियल डिवाइडर इज मेड फ्रॉम एन एलडीआर एंड अ 6 किलो ओम फिक्स्ड रेजिस्टर। The potential divider is connected in series with a 12-volt DC power supply, and a voltmeter is connected across the 6 kilo ohm resistor. अब यहां पे क्या कहता है, लाइट शाइन्स ऑन द एलडीआर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर इज 2 किलो ohms। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर्स वगैरह डाल दिए सारे। कहता है कैलकुलेट द करंट इन द एलडीआर। एलडीआर में करंट कितना है बता। अब देखिए, 2 किलो ओम की एलडीआर की रेजिस्टेंस 6 किलो ओम्स की आपके इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हम बच्चे इस पे कर जाते हैं वो ये है कि बैटरी को 12 वोल्ट देखते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा एलडीआर का करंट पूछा था तो यार V इक्वल्स आई आर एलडीआर पे लगा देते हैं। एलडीआर की रेजिस्टेंस तो पता है उनको 2 किलो ओम, जो कि किलो अगर हटाया जाए तो 2000 ओम्स। अब उनको वोल्टेज समझ नहीं आ रहा था क्या ले एलडीआर पे, तो जो दिखता है वो रख देते हैं। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि भाई ये तो देखो कि जो वोल्टेज तुम्हारे पास है ये बैटरी का वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज है बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने टोटल वोल्टेज अगर यूज करना है तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सही, उसके लिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो जब भी मैंने यहाँ पे देखो 8 किलो ओम्स को यूज किया। अब यहाँ पे रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर के ऊपर बात आती है। जैसे करंट के बारे में मैंने डिस्कशन कर ली, करंट का मामला क्या था। तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग का मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है 6 किलो ओम्स पर कितना वोल्टेज। ही वांट्स यू टू फिगर दिस। अब ये आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, आइदर यू अप्लाई V इक्वल्स आई आर और यू गो फॉर द यूनिटरी मेथड। अगर आप अप्लाई करते हो V इक्वल्स आई आर तो देखो आपके पास करंट भी है, आपके पास रेजिस्टेंस भी है, तो आप वोल्टेज इजीली फिगर आउट कर सकते हो। अब आप में से अगर कोई सोचे कि सर करंट यहाँ के स्प्लिट होगा, तो देखो बेटा ये कोई रेजिस्टर थोड़ी लगा हुआ, इट्स ए वोल्ट मीटर। सही है, वोल्ट मीटर में कोई करंट डिवाइड होके नहीं जाता। सही है, आपका सारा करंट स्ट्रेट जाएगा। तो अब यहाँ पे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज, तो उसके लिए यू अप्लाई V इक्वल्स आई आर से एम एन यू अप्लाई V इक्वल्स आई आर ओवर हियर। तो आपने यहाँ पे करंट रखना है, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करनी है 6 किलो ओम्स की, और आपको वोल्टेज मिल जाए। इसी तरीके से आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड इज लाइक कि भाई टोटल 8 किलो ओम्स पे 12 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो 6 किलो ओम्स पे कितने वोल्ट्स आ रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सर आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों में से काफी लोगों के कुछ सवालात हैं। सर इन पार्ट वन हाउ डिड यू डिवाइड द वोल्टेज। पार्ट वन में आई नेवर डिवाइड द वोल्टेज बेटा। पार्ट वन के अंदर तो मैंने कहा ये मेरा बैटरी का टोटल वोल्टेज है जो कि इस पूरे सर्किट पे आ रहा है। तो जो मैंने करंट निकाला वो भी वो टोटल करंट था जो मेरे पास सर्किट में फ्लो हो रहा था। एंड दिस वाज अ प्योर सीरीज सर्किट, तो मुझे टेंशन भी नहीं थी इसमें। फिर काफी बच्चों के सवाल है सर पार्ट वन में तो करंट कंबाइंड नहीं आया। तो बेटा कंबाइंड करंट आया भी तो क्या टेंशन है, ये पूरा सीरीज ही तो है। आप कहीं ये तो सोच के नहीं बैठे हुए कि करंट वोल्ट मीटर में चला जाएगा। क्योंकि रैयान का भी एक ही सवाल है और अब्दुल्ला का भी यही क्वेश्चन है, आयान का भी, मेरा नहीं आयान का नहीं है ये। तो बेटा ये चीज तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। आपने ये बात सीखी होगी कि वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर एक मेजरिंग डिवाइस है, उसमें करंट नहीं जाता। सही है, तो जो करंट है वो तो सीरीज सर्किट में एक ही होता है। आप ये भी नहीं कह सकते एलडीआर का करंट अलग होगा, 6 किलो ओम का करंट अलग होगा। सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में एक करंट फ्लो करता है, तो इस पूरे रास्ते में एक ही करंट होगा, 0.0015 एम्पेयर। तो जो करंट यहाँ वही करंट इधर भी।
अब वो कहता है भाई द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ऑन एलडीआर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। तो देखिए भाई, अगर एलडीआर पे लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए, सही, तो देखिए एलडीआर पे जब लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे, हम जानते हैं एलडीआर में रेजिस्टेंस लाइट से इनवर्स प्रोपोर्शन में, विच मींस ये लाइट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आपके पास। अब जब रेजिस्टेंस कम होगी, लाजिम बात है करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर। सही, करंट इंक्रीज हुआ तो आपके इस रेजिस्टर पे वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वी इक्वल्स आई आर, करंट बढ़ेगा तो आने वाला वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अजाने हो जाए फिर मैं आगे समझाता हूं। कहता है भाई सजेस्ट यूज फॉर अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो हमने एक सिंपल यूज लिख दिया भाई कि आपके स्ट्रीट लाइट सिस्टम्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब होता है वो चीज जो वोल्टेज को डिवाइड करे, यानी एक सीरीज सर्किट, इनमें से एक रेजिस्टर फिक्स होता है और एक वेरिएबल। तो यहाँ पे सर्किट शो आपका कंप्लीट।